बिहार में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लगभग 25%, अराउंड 25% बच्चे जो है 8वीं के शिक्षा के बाद ही जो है ड्रॉप आउट कर देते स्कूल। सरकारी नौकरी करके अपने परिवार को स्टेबल एक जिंदगी दे सके, खुद के स्टेबल जिंदगी प्राप्त कर सके, ये हो सकता है। पर मैं कहता हूं कि कास्टिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो कई बार बिहार को बहुत पीछे करती है। जो यहाँ पर जातिगत या फिर कह सकते हैं जातीय आधारित जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स होती है बिहार में, तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको बिहार को अभी अगले 10-20 वर्ष में फिक्स करना बहुत जरूरी है। पहला चीज, जातिगत जो पॉलिटिक्स है, राजनीति जो जातिगत आधारित होती है, ये जातीय आधारित पॉलिटिक्स को बिहार में समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो हम। आज हमारे साथ है जसवंत सर, बिहार के जो जाने माने शिक्षक है और ये बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे बच्चों को ये गाइड करते हैं और मतलब उनको लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आज हम सर से बिहार के बारे में कुछ जानेंगे और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, तो मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे मिलने का ऐसे अवसर हुआ। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि इस मुद्दे पर आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ। बिहार के विषय में। और मैं तो हज़ारों की संख्या में बच्चों को गाइड करता हूँ, हाँ। खास करके जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको गाइड करता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे भी मिल करके, मुझे भी कि कुछ सवालात आप हमसे करेंगे और हम निश्चित तौर पर जो है जो ज़मीनी जो चीज़ें चल रही हैं बिहार में या जो परिवर्तन की आवश्यकता है, हम उस पर बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। सर मेरे पास कुछ सवाल है, बिहार से रिलेटेड सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगी। और बिल्कुल तो बिल्कुल सर मेरा पहला सवाल है हाँ। कि बिहार के बच्चे जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है मैम, और वाकई जो सवाल है आपका एकदम से जेन्युइन सवाल है। बिहार के बच्चे सच में सरकारी नौकरी के प्रति बहुत सारे क्रेजीनेस देखने को मिलता है, बहुत इसके पीछे दीवाने हैं और इसके कई कारण हैं मैम। पहला तो ये है कि बिहार में जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। मतलब अगर बिहार का कोई बच्चा आगे कुछ फ्यूचर करना चाहे और अगर वहीं पर रहकर करना चाहे तो उसके लिए बहुत कम ही अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलती है। खास करके अगर इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर अगर बात करें डिजिटली कुछ चेंजेस लाने की बात करें या नौकरी प्राप्त करने की बात करें, आईटी फील्ड में नौकरी की बात करें, है ना, तो ऐसे फील्ड वहां पर बहुत कम है। हालांकि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बिहार में रह करके जो है ये जॉब करना चाहेगा तो ऐसी कंपनियां नहीं है, ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो बिहार के पास में वहां के बच्चों को जो है एक संकीर्ण पट्टी दिखती है और एक नैरो जो एक स्कोप दिखता है वो सरकारी नौकरी का दिखता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, सरकारी नौकरी के प्रति जो पेरेंट्स है बच्चों के, जो गार्जियन है, वो क्या सोचते हैं कि एक स्टेबल लाइफ मिलेगा इसको। भले ही महीने का 50,000, 60,000 या वट एवर अमाउंट दे विल गेट, तो उनको लगता है कि एक स्टेबल लाइफ इसको मिलेगा। तो उनके पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें। एक तो ये कारण हो गया मैम। इसके अलावे भी कुछ और चीजें हैं। बच्चे और पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमारे बच्चे जो हैं सरकारी नौकरी करें तो उनको समाज में अधिक मान सम्मान मिलेगा। तो इस वजह से जो है बच्चे ओवरऑल जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे थोड़ा सा क्रेजीनेस या फिर दीवाने अधिक देखते हैं। तो मतलब आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो हाँ मैम, ये बातें बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि क्या आप इससे एग्री करते हैं कि सक्सेस, सफलता जो है वो सरकारी नौकरी है। मैं तो बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ मैम। मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ कि सरकारी नौकरी पाना ही जो है वो अंतिम सफलता है। इसका एक पहलू ये भी है कि आप अपने पोटेंशियल को एक लिमिटेड कर देते हैं, बहुत सीमित कर देते हैं। आपके अंदर हो सकता है बहुत अच्छा पोटेंशियल हो, बहुत अच्छा स्टार्टअप आप कर सकते हैं, जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व को लेकर के आप बहुत आगे जा सकते हैं, अपने राज्य को जहां रिप्रेजेंट करें, अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लिमिटेड कई बार हो जाते हैं। बट हाँ, कुछ मामले में ये बहुत अच्छा है कि कोई सरकारी नौकरी करके अपने परिवार को स्टेबल एक जिंदगी दे सके, खुद के स्टेबल जिंदगी प्राप्त कर सके, ये हो सकता है। पर मैं कहता हूं कि जो बच्चे स्किल्ड हैं, जिनको लगता है कि हम इसे बेहतर कर सकते हैं, तो आप सरकारी नौकरी तक लिमिटेड ना रहिए, आप बहुत अच्छा जीवन में करिए। ओके। हाँ तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए मैम। बिल्कुल सर, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। एग्री कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी मैम। कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या आप कोई बदलाव देखना चाहते हैं?
बिहार के या शिक्षा व्यवस्था, जी निश्चित तौर पर बिहार इसके के शिक्षा व्यवस्था में मैं बदलाव देखना चाहूँगा। हम्म, खास करके वर्तमान समय में तो और भी अधिक, क्योंकि अभी जो है वर्किंग कल्चर जो हो चुका है हमारे यहाँ, हम अपने देश की दुनिया की बात करें, बिहार की बात करें, तो ये ग्लोबली हो चुका है। बिल्कुल तो वर्किंग कल्चर ग्लोबली होना, इसका मतलब ये हुआ कि आप बिहार के किसी गांव में बैठ करके और किसी एमएनसी में भी जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, हम्म, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आप कितना स्किल्ड हैं, ये बहुत यस बड़ा मैटर करता है। आप बिल्कुल बिहार के किसी गांव में बैठ करके अमेरिका के किसी कंपनी के लिए काम करें लैपटॉप पर बैठ करके, हम्म, तो इसके लिए आपके पास में स्किल होना चाहिए। बिल्कुल सर तो मैं क्या गवर्नमेंट सच में वो स्किल को प्रोवाइड करा रही है? मैं तो इस मामले में थोड़ा ये देखता हूं कि कहीं सरकार जो है कुछ लैकिंग भी है, हम्म, उन्हें और अधिक प्रशिक्षण की जरूरत है, बच्चों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए। दूसरा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारे बिहार में, हम्म, वो उतना स्ट्रांग नहीं है, और प्राइमरी जो है वो एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है, तो बच्चे जो है वो अपने बेस को बना ही नहीं पाते हैं, और इस कारण से वो हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अधिक इंटरेस्टेड या रुचि नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल और इसका कई कारण है, जैसे मैम एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसमें आज भी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। हाँ ये बिहार में है हाँ, इंग्लिश हाँ कंपलसरी नहीं है। तो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मुझे क्लास, लगता है सर कि मेन वजह एक ये भी है कि कंपलसरी जो इंग्लिश नहीं रखा गया है बिहार में, तो थोड़ा बच्चे उस चीज को सीरियस नहीं ले पाते। हाँ, तो एक समय था कर्पूरी ठाकुर जी का जब मुख्यमंत्री का दौर रहा, उस समय इंग्लिश के कंपलसरी को, अनिवार्यता को हटा दिया गया। हाँ, तो उस समय बिहार की स्थिति कुछ और थी, और आज इसके कितने वर्ष हो चुके हैं। तो आज लगता है कि स्कूल्स में जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है, वो इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए। जो बिहार बोर्ड है इंग्लिश को कंपलसरी करे। इससे होगा क्या कि बच्चे 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास में अगर उनको बार बार इसके लिए झटका लगेगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो लगातार जब ठीक करते रहेंगे तो क्लास 10 तक आते आते ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि एक दिन का ये चीज होता नहीं है मैम, तो लंबे समय के बाद जो है वो अपना इंग्लिश को ठीक कर लेंगे। तो ग्लोबली जो हम कोई काम करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उसके लिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन का जो जरिया होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही होता है। आप अमेरिका के किसी कंपनी में अगर जॉब करेंगे तो आपकी वहां पर जो है हिंदी, संस्कृत या उर्दू तो नहीं चलेगी, भोजपुरी तो नहीं चलेगी। हाँ, मतलब ये मानते हैं कि इंग्लिश तो कंपलसरी है हाँ, हमारे लिए, और आप इस बात से एग्री भी करते हैं कि अगर हम मिल के काम करें तो चीजें सही हो सकती है एक टाइम के बाद। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि माध्यमिक जो है वो परीक्षाएं जो होती है उसमें इंग्लिश को कंपलसरी करना चाहिए, और सरकार को इसके लिए अपने आप को मजबूत रखना चाहिए कि सरकारी जो स्कूल्स हैं, जो नए शिक्षक बहाल हुए हैं, सभी सब्जेक्ट के होते हैं उसमें, तो जो इंग्लिश के भी शिक्षक है वो विशेष जोर दे, क्लास 3 से 5 से 8 से 9 से, ताकि 10वीं तक पहुंचते पहुंचते बच्चे जो है इंग्लिश में वेल एजुकेटेड हो जाए। बिहार को एक गरीब राज्य के तौर पे देखा जाता है, जी। कंसिडर किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये तो अग्री करना पड़ेगा, गरीबी है बिहार में, बिल्कुल गरीबी है, आर्थिक रूप से लोग उतने संपन्न नहीं है, प्रोस्पेरिटी नहीं है। कुछ मामले में हमारा बिहार बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ चीजें जो हमारी कमियां उसको हमें अग्री करें तो ज्यादा अच्छा है। और फाइनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग हार्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उसको लगता है कि हमें इसमें बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं कैपिटल की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, कोई इंडस्ट्री स्टार्टअप या हम कोई उद्योग स्टार्ट नहीं कर रहे, तो हमें कैपिटल वैसी नहीं जरूरत है कि हम एक बार बल्क में उसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें। अगर पढ़ाई किया जाए तो चीजें बदल सकती है, ये बच्चों के मन में होता है। तो गरीबियों को लेकर के मेरा ये है कि इसके लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल केवल नहीं हो सकता है। बिल्कुल अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट को कहें मैम कि गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए, केवल गवर्नमेंट, तो ये भी सही नहीं ये है। भी नहीं हो सकता। केवल यहाँ के लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी नहीं हो सकता है। या फिर कहें कि केवल अधिकारी ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये भी नहीं है। ये तालमेल से चीजें चलती है मैम। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ के लोगों को एफर्ट अधिक करना होगा, गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटीज अधिक लानी होगी, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की बात करनी होगी, है कि नहीं है। अपॉर्चुनिटी जब अधिक मिलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां अपने आप को स्टेबल करेगी बिहार में, तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इस प्रकार से जो है फाइनेंशियली हम धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे। हाँ
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट को और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, मतलब सबको मिल के साथ में काम करना मिलके, चाहिए। केवल एक को हम हाँ। ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सरकार की वजह से हमारा बिहार गरीब है। बिल्कुल। मतलब ये ऐसा, इसका जो मेरा जो खास करके जो इसके ऊपर विचार है वो यही है कि स्पेशली हम किसी को ब्लेम करने की बजाय ये करें कि हम तालमेल से चीजों को चलाएं, हम साथ में काम करें, हम भी बेहतर बेसिकली। करें और गवर्नमेंट हमारे लिए बेहतर करे, तो हम ग्रो करेंगे। बिल्कुल सर। क्या बिहार के लोग स्किल्ड है? मतलब इस पे आपकी क्या राय है? अगर स्किल इस की चीज बात करें कि बिहार के लोग कितने स्किल्ड हैं या हाँ, कितनी अधिक आवश्यकता है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को और अधिक स्किल की आवश्यकता है। थोड़ा स्किल्ड ज़्यादा होंगे तो अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिलेगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात जो किया कि लाइक कि जो हमारा वर्क कल्चर है धीरे धीरे वो ग्लोबली होते जा रहा है, तो बिहार में बैठ करके भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकता है। फिजिकली इनको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ रह करके भी कर सकते हैं। तो स्किल्ड में तो दो तीन तरह की बातें होती है। पहले तो एक लैंग्वेज का, आपको जो है कम्युनिकेशन लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी आनी चाहिए। दूसरी बात है कि स्किल्ड जो है वो डिजिटली अभी जो है बहुत कुछ मिल रहा है, तो यहाँ के जो यूथ हैं ग्रैब करनी चाहिए उनको स्किल्स, लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आईटी से रिलेटेड वर्क्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिजिटल दुनिया में कि अगर आप बढ़िया कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर साइंस से अगर आप हैं, तो कोडिंग प्रोग्रामिंग आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। बट इसके लिए ओवरऑल जो है केवल स्टूडेंट्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब ये चीज़ें और आसान होगी। पर हाँ, बिहार के बच्चों को और अधिक स्किल्ड रहने की ज़रूरत है। अगर वो स्किल्ड रहेंगे तो उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, वो बिहार में रह करके भी जो है आज मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। जी मैम। ओके। आपको मतलब इस विषय में क्या लगता है कि अभी और अधिक ग्रो करने की जरूरत है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी मतलब खुद को मतलब बेहतर करना है, खुद को बेहतर करना चाहिए। स्टूडेंट्स को सीखने पे ज़्यादा, जैसे बिहार में होता है कि हम बच्चे होते हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, जैसा कि आपने बताया कि सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसे ही डेवलप हो रखा है। तो मतलब हमें ना सीखने पे ज़्यादा, लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि आगे हमें, मतलब जो हमारा फ्यूचर आगे एआई की तरफ, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ों पे जा रहा है। तो वो चीज़ें बच्चों को मतलब लर्न करे, वो सीखे, और फिर तो बिहार का कुछ हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल। इस चीज़ पे, है ना। तो सर मेरे पास एक और क्वेश्चन था, और ये बहुत ही मतलब ये हर बिहारी को शायद झेलना पड़ता है बाहर में निकल के, है ना, कि ये जो वर्ड है बिहारी, जी जी। उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत प्राउडली देखता हूँ मैम, बीइंग ए बिहारी। और वैसे भी देखे तो मैं इसको बहुत प्राउडली देखता हूँ। अगर कोई किसी को बिहारी कहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो देखिए मैं वैभव सूर्यवंशी को बिहारी कह रहा हूँ, मैथिली ठाकुर को बिहारी कह रहा हूँ, बिल्कुल, है ना मैम। तो हमारे लिए गौरव की बात है, ठीक है ना, बजाय कि हम ये कहें कि कहीं पर कोई क्रिटिसिज्म का शिकार बना रहा है किसी को, तो इससे बेहतर हम ये कहेंगे कि जो हमारे पॉजिटिव पहलू हैं अगर उसको लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमने तो पूरा एंसेंट हिस्ट्री दिया है, हमारे बिहार ने तो पूरा प्राचीन भारत के इतिहास को बनाया है। हमने मौर्य साम्राज्य को बनाया है, और ये मौर्य साम्राज्य तो अफगानिस्तान तक थी। हमने ये जो साम्राज्य अशोक का रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का रहा, बिंदुसार का रहा, ये सब कुछ जो है लीड जो होता था वो पाटलिपुत्र से होता था, यानी पटना से होता था। प्रशासन का केंद्र बना था, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, वाज द एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर पाटलिपुत्र। तो हमने पूरा प्राचीन दिया। और अगर देखा जाए नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि केवल बिहार की नहीं, भारत को, और भारत को नहीं दुनिया को एक बहुत बेहतरीन मैसेज देता बहुत लंबे समय तक नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, ये मतलब अभी भी है, बट इस वर्ड को थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है आउट ऑफ बिहार। आई पर्सनली फील प्राउड व्हेन someone tell या say like बिहारी। आई फील प्राउड, आई पर्सनली फील प्राउड। हाँ, तो मतलब आप अग्री करते हैं अग्री कि करता हूँ, मतलब बिहारी वर्ड प्राउड फील करने वाला है ना, जाहिर सी बात नॉट है। एज कि कुछ गलत लैंग्वेज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी थे, कर्पूरी ठाकुर जी बिहारी थे, जयप्रकाश नारायण बिहारी थे, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बिहारी थे। पहली बार स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया 15 अगस्त 1947 को, तो दिल्ली के लाल किला पर शहनाई बजाए हमारे बिस्मिल्लाह खां ने, जो बक्सर के डुमराव के रहने वाले थे। बिल्कुल सर, बिहार ने तो बहुत हिस्ट्री दी हुई है, बहुत हमने दिया है। ठीक है।
जी। सर मेरे पास एक और क्वेश्चन था जी मैम। कि जो बिहार है मतलब लोग ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि बिहार में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, हुँ। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इस पे भी मैं एग्री करूँगा मैम। हुँ। आपने ये जो कहा कि बिहार में कास्टिज़्म, जातिवाद हुँ। जैसी चीज़ें जो है बहुत अधिक देखने को मिलता है, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हालाँकि जो लोग शहरों में रहते हैं, हुँ। उनको इसका प्रभाव बहुत कम नज़र आता है उस पर। हुँ। कारण है कि जो शहर में जो घर बने हुए होते हैं सोसाइटी में या फिर बाहर भी, तो किसी भी जाति या धर्म के लोग बगल में रह सकते हैं और दे आर हैप्पी, दे आर लाइक फैमिलीज़। बट गाँव में बिहार में ये सब देखने के लिए बहुत कम मिलता है। हुँ। जो असली जातिवादी है या जातिवाद जैसी व्यवस्थाएं जो है बिहार में, वो गांव में ज्यादा हावी है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि गांव में जो लोग रहते हैं, वो किसी गांव में अगर देखेंगे आप तो एक सेपरेट कास्ट के लोग एक सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं। मतलब किसी गांव में अगर आप देखें तो एक जात विशेष के अगर व्यक्ति हैं, यादव समुदाय के लोग हैं, तो एक तरफ रहना पसंद करेंगे। मतलब राजपूत डिवाइड कर दिया हाँ, गया है सेपरेटेड, दे आर उनको, सेपरेटेड। हाँ। राजपूत समुदाय के लोग हैं तो एक तरफ रहेंगे, ठीक है। कोई ब्राह्मण समाज के लोग हैं तो एक तरफ रहेंगे। तो गांव में जो ऐसे है ना कि लोग अलग अलग टोले में बटे होते हैं, ठीक है। तो समस्याएं कहाँ आती है, मान लीजिए किसी के बीच में किसी से कोई मतभेद हुआ, तो पूरा समाज, पूरा सोसाइटी, एक टोला जो है उसको मिल करके उसके साथ में खड़ा होता है, इधर जाता है उधर। तो वो कहीं ना चीजें आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है, बढ़ावा देती है ऐसे जातिवादी को, क्योंकि वो सेपरेट रहते हैं तो सेपरेट रहना पसंद करते हैं। तो वहां पर जो जातिवाद का प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है, जबकि शहर में ये चीजें नहीं है। आपके घर के बगल में किसी का भी घर हो सकता है, तो आपकी उससे दोस्ती होगी, फिर उसकी उससे दोस्ती होगी। तो जातिवाद का प्रभाव है, जातिवादी चीजें हैं बिहार में, और गांव में ज्यादा प्रभावी है ये। तो आप क्या मानते हैं कि कास्टिज्म जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के विकास में मतलब बाधा भी बन रहा है थोड़ा ये बहुत? सवाल बहुत जबरदस्त है मैम, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपने। बिल्कुल, विकास में बिहार में जातिवादी का होना ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है उसके विकास को, और कई मायनों में करती है। और इसका प्रभाव आपको कब देखने को मिलेगा, जब बिहार के किसी आप वैसे गांव में जाइए जहां अलग अलग समाज और समुदाय के लोग हैं, और खास करके वहां पर दलित वर्ग के लोग हैं। बिल्कुल। जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो डर से स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, या अगर कहीं ट्यूशन कोचिंग चल रहा है, असहज महसूस करते हैं वो बच्चे वहां पहुंचने में। उनको लगता है कि हम उसके पास में बेंच पर कैसे बैठेंगे, कहीं भगा न दे। तो इस वजह से क्या है कि वो सप्रेस्ड है, उनको लगता है कि हमें वो मौका नहीं मिल पाएगा पढ़ने का। तो अगर वो ग्रो नहीं करेगा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा जो एक कह सकते हो कि जो रीजन है, वो रीजन ओवरऑल ग्रो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, और खास करके गांव में ये ज्यादा देखने को मिलता है। शहरों में तो एडमिशंस जब मिलते हैं तो बच्चे से तो ये पूछा नहीं जाता है, उनके माता पिता को इसके वजह से कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन गांव में जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, गांव के नजदीक में पढ़ते हैं, वहां पता होता है, मतलब ऑलमोस्ट पता होता है। अगर जो कोई भी बिहार में गांव में रह रहे होंगे तो जो कोचिंग संस्थान चलते हैं तो पता होता है कि कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो वैसे में उनको थोड़ा बहुत इसके वजह से जो है दबाव महसूस होता है उन बच्चों को, खास करके जो निम्न वर्ग के अपने आप में। हालांकि मेरे तरफ से तो कोई वर्ग का कुछ वो होता नहीं है मैम, तो इसके वजह से जो है मुझे लगता है ग्रोथ में बहुत भारी कमी देखने को मिलता है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें पीछे लेके जाती है, पीछे लेके बिहार को, जाती है, ना? पीछे जो खींचती है, कि हमें मिलजुल के शायद इस चीज को दूर करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। हाँ सर, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बिहार की लिटरेसी रेट कैसी है ना? और बच्चों को बिहार में क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? मैम और इस चीज के लिए सर आप क्या कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि आप खुद भी एक शिक्षक है तो। लास्ट मैम जो बिहार जनगणना 2011 के नियमित आंकड़े आए, और नियमित जनगणना के जो आंकड़े आए, अभी तो 2027 की जनगणना जो है प्रोसेस में है, तो 2026 में चीजें हो रही है, 27 में रिपोर्ट आएगा। बिल्कुल, हाँ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बिहार का लिटरेसी देखा जाए तो 61.8% है, 61.8% है, जो कि देश में आप कह सकते हैं कि आंकड़ों में अगर देखा जाए तो बहुत पीछे का स्थान है, बहुत अच्छा नहीं, हमारा लिटरेसी बहुत बुरा है। अब ये चीजें ग्रो की है, मतलब अब प्रतिशत जो है काफी आगे बढ़ करके आएगी रिपोर्ट, लेकिन फिर भी अभी बहुत अधिक बदलाव की आवश्यकता है। आज भी आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं, जो गांव में रहते हैं अगर, या फिर शहरों में रहते हैं,
अपने बच्चों को बहुत अच्छा अधिक शिक्षा नहीं दे पाते, और इसके लिए सरकार को भी बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत है, और गांव के परिवारों को समझने की आवश्यकता है कि जब तक शिक्षा प्राप्त बच्चों को नहीं होगा, जब तक ये प्राप्त नहीं होगा, तब तक जो है वो उसके ग्रोथ को, सफलता को नहीं देख पाएंगे। तो पेरेंट्स से, उनके परिवार से ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने बच्चों के शिक्षा पर सबसे पहले फोकस करें, ये आधार है। और मैम इसके लिए हमारा जो प्रयास है, एक तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने का हम काम करते हैं, पर अगर इसका दूसरा पहलू हम देखें तो कुछ डेटा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। बिहार में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 25%, अराउंड 25% बच्चे जो है 8वीं के शिक्षा के बाद ही जो है ड्रॉप आउट कर देते, स्कूल छोड़ देते स्कूल जाना। लगभग 25%, आप इस बात को समझिएगा। मतलब 100 में से 25 बच्चा बिहार में 8वीं के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं करता, स्कूल छोड़ देता है, वो 9वीं क्लास में एडमिशन नहीं लेता है। फिर उसी प्रकार से 10वीं के परीक्षा के बाद अराउंड 8% से लेकर के 12% के मध्य में वहां भी बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तो आप देखिए कि बच्चों का ना बेस ही खत्म होते जा रहा है। हाँ। उनको हम हायर एजुकेशन तक पहुंचाएं, इसके पहले बेसिक शिक्षा तो दें। बिल्कुल, बेसिक शिक्षा में ही उलझ जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो हम उनको हायर एजुकेशन कैसे देंगे? तो इसके लिए सरकार को भी अधिक प्रयास करने की जरूरत है। जहां बच्चे असहज महसूस कर रहे हैं या स्कूल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या स्कूल्स को 8वीं के बाद छोड़ दे रहे हैं, तो क्यों छोड़ दे रहे हैं? हाँ। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति उस बच्चे की अच्छी नहीं हो, या हो सकता है कुछ और समस्याओं का सामना वो कर रहा हो, तो सरकार को इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए। और जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बेसिक शिक्षा है और बच्चों को मिलना बहुत अधिक आवश्यकता है, ताकि पूरे परिवार का, समाज का और बिहार का नाम रोशन कर सके। मतलब सर, आप इस बात को मानते हैं कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी जरूरी है? हाँ, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। बहुत बड़ा रोल है ना? पेरेंट्स का माइंडसेट ही उस बच्चों को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जब बच्चा क्लास 6ठी में है, 7वीं में है, 8वीं में है, उसके अंदर अभी इतना समझ नहीं है कि हम पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। कई बार बच्चों को सवाल होता है, क्या पढ़ना जरूरी है सर? आप पढ़े हैं तभी इस सवाल को आप पूछ पा रहे हैं कि पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। नहीं तो अगर आप पढ़े नहीं होते तो एक सवाल भी नहीं कर पाते आप कि पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। वो माइंड में आता ही नहीं, वो माइंड में आता ही नहीं। तो पेरेंट्स को, सरकार को और बच्चों को तीनों इसके लिए सहज होने की जरूरत है। बिल्कुल सर। तो सर अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार को तो ऐसे पॉलिटिक्स का वो माना जाता है कि बिहार में तो ये रूट माना जाता है, रूट ऑफ हाँ पॉलिटिक्स। तो आप इस टॉपिक पे क्या बोलना चाहेंगे कि बिहार की पॉलिटिक्स कैसी है, किस टाइप की है? बिहार की पॉलिटिक्स कैसी है? हमेशा से चर्चा में रहता है, पूरे भारत में ही चर्चा में रहता है बिहार का पॉलिटिक्स। तो खास करके सरकार बन रही हो तो, सरकार बिगड़ रही हो तो, ऐसे में बिहार की पॉलिटिक्स हमेशा चर्चा में रहती है और रहनी भी चाहिए। किसी भी राज्य के या देश के उत्थान के लिए वहाँ का जो पॉलिटिक्स है उसको मजबूत होना है। अगर मजबूत रहेगा, बेहतर रहेगा, तो वहाँ के लोगों का उत्थान भी तेजी से हो सकता है। पर बिहार की पॉलिटिक्स कई मायने में बहुत अच्छी है, तो कई मायने में हमें लैकिंग भी दिखती है। हाँ। हमारे यहाँ कास्टिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो कई बार बिहार को बहुत पीछे करती है। जो यहाँ पर जातिगत या फिर कह सकते हैं जातीय आधारित जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स होती है बिहार में। हाँ। जो वोट होते हैं वो वोट सेपरेटेड होते हैं। माइंडसेट लोगों का होता है कि अगर हम इस जाति से बिलोंग करते हैं तो हम इसी को वोट करेंगे। हाँ, इससे बाहर आना होगा। अगर आप इसे बाहर नहीं आएंगे तो ये जातिगत या फिर कह सकते हैं जो कास्टिज्म को लेकर के जो पॉलिटिक्स बिहार में ही समाप्त नहीं होगा। और जब कास्टिज्म पॉलिटिक्स समाप्त नहीं होगा तो डेवलपमेंट में हम पीछे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे यहाँ के यूथ को, बिहार के लोगों को, बिहार के यूथ को उबरना होगा और जो जातिगत हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स चल रही है इस प्रकार से उससे हमको दूर रहना होगा। बिल्कुल सर। तो डेवलपमेंट को थोड़ा हम तेज कर सकते हैं। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बिहार के डेवलपमेंट के लिए। हाँ, पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा पॉजिटिव वे में। पर जातीय आधारित ये पॉलिटिक्स बिहार में नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए पॉलिटिक्स को। मैम गाँव में तो जो छोटी से जो ग्राम पंचायत की चुनाव होती है उसका तो किसी पार्टी से संबंध नहीं होता है। जो मुखिया के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रमुख जो मुखिया होते हैं, और मैं पंचायतों में ऐसा देखता हूं कि मुखिया किस कास्ट के हैं
किस जाति से वो बिलोंग करते हैं, हाँ हाँ तो वो जो मुखिया जी रहेंगे अपने पंचायत में उस क्षेत्र में अधिक काम करवाएंगे जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं, जिस समुदाय से वो बिलोंग करते हैं, वही टोले में काम होगा, दूसरे टोले में काम नहीं होगा। तो अब तो ये प्रमाणिक रूप से आप देख सकते हैं मैम, एक ही गांव में अगर 2 जाति के लोग रहते हैं, जो ग्राम पंचायत के प्रमुख मुखिया जी जिस जाति से हैं, उस हिस्से में जो है नली और गली चमकती हुई दिखेगी, सोलर लाइट बढ़िया से दिखेगा। अच्छा। और दूसरे टोले की अगर बात करें तो वहां ये चीजें नहीं दिखती है। तो जातिगत पॉलिटिक्स होना और जातिगत कार्य होना ये बिहार को पीछे खींचता है, ग्राम पंचायत को, गांव को, राज्य को, जिला को, हर तरीके से पीछे खींचता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि बिहार थोड़ा पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं हर चीज में। बिल्कुल है ना, बिहार में प्रतिभाओं की तो कमी नहीं है, बट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, पर वो इस वजह से लैग करते हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से लैग कर जाते हैं, तो शायद हमें काम करना चाहिए आगे इन चीजों पे। हाँ, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मतलब जो आप तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, तैयारी कराते हैं, तो क्या बिहार के अधिकारी अपना काम कर रहे हैं सही से? अच्छा, इस बारे में हाँ। बेहतर तो ये होता मैम कि ये सवाल अगर आप हमसे ना करके अधिकारियों से पूछ रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता कि वो अच्छे से जवाब दे पाते। बट हाँ, अगर रिव्यू की बात करें या जो हम देख पाते इसकी बात करें, तो ज्यादातर तो अधिकारी बहुत अच्छे से काम करते हुए मुझे दिखते हैं। जहां मेरी आवश्यकताएं होती है, मैं जहां जाता हूँ, अधिकारियों से कभी मिलना जुलना होता है, कोई काम पड़ता है तो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट काम ठीक से हो जाती है। कुछ जगहों पर मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों को थोड़ा अधिक दुरुस्त होने की जरूरत है। सिस्टम से जैसे काम करना होता, अगर वैसे करेंगे तो विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जो हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, ठीक है, या सामाजिक रूप से अपने आप को संकीर्ण पाते हैं, दबे कुचले पाते हैं, खास करके वो जब कोई भी सरकारी दफ्तर में पहुंचे तो बिहार के अधिकारी उनको मान सम्मान से, अगर उनके कार्यों को आसानी से करने में उनकी मदद करेंगे, जो जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है, तो शायद जो है हम बिहार के लोग और अधिक खुश होंगे जिनको यह समस्याएं हो रही है। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि अधिकारी अगर अपना काम सही से कर रहे हो तो हमारे जो सिस्टम को हम हमारे सिस्टम को भी वो मदद कर सकते हैं, सुविधाओं से चला सकते हैं, और बिहार के लोगों को सुविधाएं मिलेगी, तो हमारा बिहार जो और अधिक विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, है ना। और इसके दूसरे पहलू एक ये हो सकते हैं मैम कि कई जगह पर ये भी आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो है, जो गरीब है, उत्पीड़ित है, दबे कुचले हैं, उनसे किसी प्रकार का प्रलोभन का अगर विचारधारा अपने अंदर ना लेकर के आए, हाँ, बिल्कुल, कि किसी प्रकार से प्रलोभन देना या लालच देना या फिर किसी प्रकार से उनको दबाना, या उनसे कुछ डिमांड करना कभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो शायद जो है वो और बेहतर महसूस करेंगे। जो गरीब होंगे वो ज़्यादा सहज महसूस करेंगे किसी पुलिस स्टेशन में पहुंचने में, किसी सरकारी दफ्तर में पहुंचने में, कोर्ट में पहुंचने में, क्योंकि उनको एक उम्मीद होगा कि सरकार हमारी मदद करेंगे, और इसके लिए कोई किसी प्रकार का हमको जो है हर्जाना या फिर कह सकते हैं कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। हाँ, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। हाँ। तो फ्रिक्वेंटली तो मैं कैमरा पर ये बात बोल नहीं पा रहा हूं मैम, लेकिन फिर भी कई जगह पर न्यूज में ऐसे मिल जाते हैं कि आज यहाँ के अधिकारी जो है घूस लेते पकड़े गए, आज यहाँ के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए। तो मैं नहीं चाहता कि निगरानी टीम पकड़े, इससे अच्छा ये होगा कि अधिकारी अगर थोड़ा बेहतर काम करे और लोगों का मदद करे, तो जो पीड़ित लोग हैं वो ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे बिहार में। बिल्कुल सर, इस बात से तो मतलब ये बात है लॉजिकल जो भी। जी मैम। हाँ सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जी मैम, कि बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है। जी मैम, मतलब ऐसे तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये तो सवाल है बिल्कुल कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है बिहार में बहुत अधिक है। 2011 के जनगणना के अगर आंकड़े की देखा जाए तो बिहार का जो जनसंख्या का जो वृद्धि दर है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 25.4% है। 25% के रफ्तार से लगभग जो है दर से जो है दशकीय जनसंख्या की वृद्धि है बिहार का, जबकि देश की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 17.7% है। तो देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रहा है उससे हमारा बिहार का जो जनसंख्या है वो 7.7% अधिक तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। खास करके बिहार के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आर्थिक रूप से बिहार बहुत अच्छा नहीं है, तो जनसंख्या का वृद्धि दर इतना अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें भी यदि बात करें तो हम बिहार के उत्तर पूर्व की जब बात करते हैं
जो आपका मधुबनी का हिस्सा हो गया, मधेपुरा का हिस्सा हो गया, सहरसा का हिस्सा हो गया, अररिया किशनगंज का हिस्सा हो गया, बिल्कुल। वहां जनसंख्या वृद्धि दर तो और भी तेज है। हम्म, मधेपुरा में जनसंख्या वृद्धि दर 31.2% है। मान करके चलिए कि भारत में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रहा है उसके दोगुने गति से जनसंख्या जो है वो वृद्धि दर है, वो मधेपुरा का अकेले है। ओके। तो ओवरऑल जो है ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो यूथ हैं, यूटिलाइज्ड बहुत अधिक नहीं है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत अच्छा नहीं है। इस दर को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है, ताकि सरकार का भी हम सहयोग कर सके और खुद का भी सहयोग कर सके, अपने परिवार के ग्रोथ के लिए, अपने राज्य की ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए और भी। सरकार के लिए भी ये सहज होगा कि अगर कोई सरकारी योजना आए तो सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले। बिल्कुल। जब जनसंख्या, पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत अधिक हो जाता है तो सरकार की कई परियोजनाएं जो चलती होती है वो सही तरीके से संचालित नहीं हो पाती है। आई एम नॉट टेलिंग लाइक कि इसे केवल हम सरकार को इसका फॉल्ट बताएं, ब्लेम करें बिल्कुल सर। कि सरकार अपने हॉस्पिटल की सुविधाओं को बहुत अच्छी नहीं कर पा रही है। वो कोशिश कर रही है और उनको और अधिक कोशिश करने की भी जरूरत है, लेकिन हम भी सरकार का सहयोग करें बिल्कुल सर। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कोई अस्पताल कहीं पर बना हुआ है तो उस अस्पताल में अगर हम पहुंच रहे हैं तो काफ़ी सहजता से पहुंचें, बिल्कुल और जिनको आवश्यकता है वही पहुंचे। हालांकि हॉस्पिटल जैसे चीज़ों में तो आवश्यकता वाले ही लोग पहुंचते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम बैलेंस संतुलित रहेंगे तो सरकार को भी हम सहयोग कर सकते हैं। हमारी जो विकास है उसको और तेजी से बढ़ सकता है। ओके। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि हमें लोगों को, इसके साथ साथ लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। हाँ मैम, बिल्कुल। जिस हिस्से में एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं जो वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो रेट थोड़ा कम है, जनसंख्या वृद्धि का दर थोड़ा कम है, जहाँ के लोग शिक्षित ज़्यादा हैं। बिल्कुल सर, हाँ इस बात से तो अगर हम शिक्षित ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी कमेगा। तो बिल्कुल। लिटरेसी को बेहतर करने की आवश्यकता है, तो अपने आप जो है वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे कम जाएगा। बिल्कुल सर। जी। तो ये रहा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जी जी। कि जो बिहार में है, मतलब नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, ये बहुत हमारे उधर चलता है ना। तो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की लिटरेसी में क्या फ़र्क है? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार से तात्पर्य मैम यही होता है, गंगा नदी के उत्तर और गंगा नदी के दक्षिण। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। बिल्कुल हाँ। और उत्तर का हिस्सा पूरा उत्तर बिहार का रीजन नॉर्थ बिहार का रीजन हो जाता है, और दक्षिण बिहार का रीजन नीचे से दक्षिण का हो जाता है, गंगा के ठीक। गंगा नदी के उत्तर के जो रीजन है मैम, वो प्रत्येक वर्ष लगभग बाढ़ से प्रभावित रहती है। बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना उत्तर बिहार के लोग लगभग प्रत्येक वर्ष जो है सामना करते हैं। बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, लखनदेई नदी, ये सभी नदियां जो है उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। और 2 से 3 महीने जब बरसात के दिन होती हैं, उत्तर बिहार के बच्चे पूरे तरीके से अपने शिक्षा प्राप्त करने में बाधित हो जाते हैं। कई जगह पर सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स डूब जाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे सर्वाइवल करें, वहाँ के लोग सर्वाइवल करें उतने समय में, यही बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। तो एजुकेशन उस बीच में बाधित रहती है। जो बाढ़ आती है वो टेम्परेरी कोई समस्या नहीं है, प्रत्येक वर्ष ये देखना पड़ता है। तो उसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। लोग उतने समय तक खेती नहीं कर पाते ठीक से अपने खेतों में, तो आर्थिक रूप से वहाँ के लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, गरीबी का सामना करना पड़ता है उनको। तो जो बच्चे हैं उनको बेसिक शिक्षा में ही दिक्कत हो जाती है, और इस कारण से लिटरेसी रेट जो है मैम उत्तर बिहार का दक्षिण की तुलना में कम है। हालांकि दक्षिण बिहार के भी इलाके सूखा प्रभावित होते हैं, कम बारिश होने के कारण वहाँ फसल कई बार नष्ट हो जाती है, पर उत्तर बिहार का जो शिक्षा का दर है वो दक्षिण बिहार की तुलना में कम है। उत्तर बिहार में लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ा कम है, और इसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण है बाढ़ का आना, वहाँ की अर्थव्यवस्था को थोड़ा खराब करना, गरीबी को बढ़ाना, और इसी कारण से थोड़ा सा वहाँ का शिक्षा प्रभावित होता है मैम। मतलब आप मानते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो हमारे एजुकेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं? हाँ, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है नेचुरल डिजास्टर का। अब भूकंप जैसी समस्याएं भी कई बार डालती है, पर भूकंप तो हमेशा आता नहीं है, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो प्रत्येक वर्ष बिहार को प्रभावित करता है, और एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल सर जी। हाँ, तो सर मेरा लास्ट आखिरी सवाल है आपसे कि आप बिहार को अगले 10-20 वर्षों में कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब एक ग्रोथ के उस पे? ओके, इसको थोड़ा कोरिलेट करके मैं बताना चाहूंगा मैम। एक तो जैसे
लोगों का नज़रिया है बिहार को देखने का कि बिहार एक बहुत ही गरीब राज्य है। हम्म, अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो बिहार सच में कमज़ोर है, लेकिन कुछ मायने में बिहार जो है हमें बहुत ही जो समृद्ध दिखता है। जैसे मैं बात करता हूँ, कुछ आपको समझ में आएगा मैम, बिल्कुल। किस मामले में मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग है बिहार में। मैं एक बात एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। दिल्ली एनसीआर में मैम लगभग 4000 के करीब यहाँ पर वृद्धाश्रम है, निजी वृद्धाश्रम है। जैसे बॉयज का हॉस्टल होते हैं, बच्चे हाँ। पढ़ने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से प्राइवेट जो है यहाँ पर निजी वृद्धाश्रम बने हुए दिल्ली एनसीआर में लगभग 4000। जो आर्थिक रूप से संपन्न है बिहार में, एक समय के बाद अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। इट्स लाइक हॉस्टल में। अब जीवन के अंतिम 10 साल आप हॉस्टल में रहिए, आपके बच्चे आपका ध्यान नहीं रखेंगे। बिहार में मुझे नहीं लगता मैम कि ऐसी स्थितियां कभी देखने को मिले। बिहार और बिहारी गरीब होंगे, अपने माता पिता का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। वो जीवन के अंतिम समय तक अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य मानते हैं कि अपने माता पिता को अपने घर में रखें। इसके वजह से अपने कार्यों को अगर प्रभावित करना पड़े तो बिहारी प्रभावित कर सकता है, लेकिन अपने माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम भेजना नहीं पसंद करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लिए जो है इससे बड़ी अमीरी की कोई बात होगी मैम। ये तो बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि जो बिहार का सोशल स्ट्रक्चर है, फैमिली को बांध के रखने का, साथ में रहने का, पेरेंट्स के साथ रहने का, ये बहुत ही अच्छी बात है जो बिहार में ही देख सकते हैं हम, मतलब जी। बिहार वाले जो भी। दूसरी बात है मैम जो इस पर मैं अपना करना चाहूंगा कि 10-20 वर्ष में आपने कहा कि कहाँ देखना चाहेंगे, तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको बिहार को अभी अगले 10-20 वर्ष में फिक्स करना बहुत जरूरी है। हाँ। पहला चीज, जो हमारे बिहार में जातिगत जो पॉलिटिक्स है, राजनीति जो जातिगत आधारित होती है, ये जातीय आधारित पॉलिटिक्स को बिहार में समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो हम विकास से बहुत पीछे चले जाएंगे। दूसरा, बिहार में शहरों से ज्यादा गांव में जो जाति की व्यवस्थाएं जो प्रभाव डालती है उससे उबरना होगा। गांव में जो दबे कुचले हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, या कहीं दलित वर्ग के बच्चे हैं और पढ़ने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो उनको ये असहजता ना हो। बिल्कुल। इन चीजों को लेकर के बिहार में जो विकास है या फिर बिहार के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। बिहार के मैम जो कई जिले हैं, उन कई जिलों में मैंने कुछ प्राइमरी मतलब स्कूल के जो बच्चे होते हैं उसके लिए ट्यूशन की व्यवस्थाएं कराई है, और हमारे माध्यम से वो रेगुलेट होता है कि गांव में जो कोई सीनियर बच्चा है, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स कर रहा है, वहां के बच्चों को ट्यूशन दे, कोचिंग दे, और वो मुफ्त में देने का प्रयास करे। और अगर नहीं दे पा रहा है तो हमारी तरफ से जो कोशिश हो पाती है हम सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं मैम। बिहार के कई जिलों के जो है गांव में वो ऐसी जो है संचालन होती है कोचिंग संस्थानों की। हमारा जो फाउंडेशन है एक सक्षम फाउंडेशन मैम, और सक्षम फाउंडेशन के माध्यम से लगभग हमने 50 से 60 लोगों को जोड़ा है, जो कि राज्य के अलग अलग जिलों में, छोटे छोटे शहरों में और गांव में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रही है, या बहुत कम राशि पर देने का प्रयास कर रही है। मैं अपने तरफ से उन लोगों को इसके लिए गाइड करता हूं, बताता हूं, क्योंकि ये बहुत अधिक आवश्यक है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। इसकी ज़रूरत भी है बिहार में, आपके जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है कि यहाँ जो आगे आए, ऐसे कार्यों में एक साथ मिल के सारे काम। मैम जितना मेरे से मेरा सामर्थ्य है, जो मेरा सामर्थ्य है कि बिहार को आगे करना है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी के लिए जो प्रथम फाउंडेशन को साथ में सक्षम फाउंडेशन को हम लेकर के आए हैं कि जो बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूं, उनको अपने तरफ से मैं ट्रेंड करता हूं कि आप जिस गांव से रह करके पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, आप उस गांव के बच्चों को शिक्षा दीजिए। 20 बच्चों को, 50 बच्चों को बैठ करके पढ़ाइए। और मेरा जो सक्षम फाउंडेशन है वो इसके लिए लगातार लगा हुआ है मैम। मतलब हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 से 8 वर्षों में हम हजारों हजार की संख्या में
जो गांव के बच्चे हैं हम्म। उसको मुफ्त में शिक्षा दे। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, हाँ और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आई विश आप ऐसे आगे बढ़े जी इन मैम, चीज़ों को क्योंकि लेके। जो बच्चे जो क्लास 6 के बाद ड्रॉप आउट करने वाले थे, क्लास 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले थे, 9वीं के बाद छोड़ने वाले थे, उनको छोड़ने नहीं देना है। हम्म, उनको इस काबिल कम से कम बनाइए कि हायर एजुकेशन वो प्राप्त करने के लायक बने। बिल्कुल। आप कॉलेज में किसी को कब पढ़ाइएगा? जब वो स्कूल पास करेगा। बेसिक, हाँ। और अगर स्कूल ही नहीं पास कर पा रहा है, वो बीच में ही ड्रॉप कर दे रहा है। हमने अभी जो डेटा बताया मैम कि 8वीं क्लास के बच्चे, 8वीं में बिहार में बच्चे जो है 25% के आसपास जो है ड्रॉप आउट कर देते हैं। बिल्कुल सर। 100 में से 25 बच्चे ऐसे होते हैं बिहार में जो 8वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई नहीं करते हैं, छोड़ देते स्कूल जाना। तो हमारा ये कोशिश होता है कि हम उसको पुश करें, उसको आगे भेजें बिल्कुल सर, ये तो। और उसको स्कूल तक पहुंचाएं ताकि वो फिर बाद में हायर एजुकेशन के लिए भी पढ़ाई कर सके। जी मैम। तो सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप इतने सारे काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, जी जो मैम। कि बिहार के लिए भी बहुत अच्छा है। और पर्सनली मैंने मतलब आपके बारे में बहुत सुना था कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, है जी ना? मैम। जी मैम। तो ये मतलब अच्छा हमारा है प्रयास बिहार है के मैम, लिए। और प्रयास है, और हम जैसे लोग और भी अगर शामिल हुए तो बिहार बिल्कुल। को आगे करने में बहुत अधिक योगदान रहेगा बिल्कुल सर। कि बिहार आगे जाए। तो यूथ को बहुत अधिक आगे आने की आवश्यकता है, सरकार को बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, जो बिहार के अधिकारी हैं उनको प्रयास करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सर। और लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे ताकि लोग इस पर विचार करें, सोचें। बिल्कुल सर, जाएगी आवाज़ आपकी, और लोग इंस्पायर भी होते हैं, होंगे भी आगे। आप इतने अच्छे काम से जुड़े हुए हैं तो सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसे लोग बिहार में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं अच्छे, और आप इसमें जुड़ रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और मतलब अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत ही। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम, आपको भी कि मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने किए कि बिहार में कैसे बदलाव की आवश्यकता है या क्या चल रहा है। तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि बिहार के लोगों को जो है एक बहुत अच्छा दिशा दिखाने का काम करेगा ये हमारा जो बातचीत रहा। और कोशिश करेंगे हम भी कि और लोगों को जोड़े साथ में और एक विकास की ओर बिहार को बढ़ाएं। ओके, थैंक यू सो मच जी सर। धन्यवाद मैम।